हेलो क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट कॉल्ड ई बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, आज हम लोग ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में देखते हैं। और ये जो ई बैंकिंग सर्विसेज है ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है इन टाइप्स ऑफ सर्विसेज में बिजनेस के बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड। ओके, स्टार्ट करते हैं ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्चुअल बैंकिंग। इसको वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं बिकॉज ये इंटरनेट के थ्रू एक स्पेसिफिक ऐप या ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज का कस्टमर्स के लिए। इसके लिए वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। और कस्टमर कहीं भी रह के किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में रह के वो अपने बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और अकॉर्डिंगली वो सर्विसेज ले सकता है। इसके लिए वर्चुअल बैंकिंग भी इसको बोलते हैं। E-banking is the result of the development in the field of electronic and computers. E-banking इसके लिए आया है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कंप्यूटर्स में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, आईटी सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसका ये रिजल्ट है ई बैंकिंग। अगर कंप्यूटर्स में, आईटी सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता, सो वी कैनॉट कम अक्रॉस द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग इन द बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, सो ये जो बैंकिंग सर्विसेज है, ई बैंकिंग सर्विसेज का जो कंसेप्ट है या जो भी सर्विसेज हमको मिल रही है, ये इसके लिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, कंप्यूटर्स के फील्ड में, आईटी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है। इसके लिए आप देखते रहोगे बहुत सारी जगह पे एटीएम है। एटीएम में आप जाते हो, अपना कार्ड लगाते हो एंड यू कैन विड्रॉ द मनी। वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभी आउट ऑफ वी कैन से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है वो एटीएम मशीन। क्यों? क्योंकि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी में चले जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। अदरवाइज कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन होने की वजह से उसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा ऑफ द कस्टमर कैन बी मेंटेन एंड एनी कस्टमर कैन विड्रॉ देयर अमाउंट फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट। पहले क्या होता था, एसबीआई का अकाउंट होल्डर है तो एसबीआई अकाउंट से ही वो अपना पैसा विड्रॉ करेगा, जब एटीएम का नया नया कंसेप्ट आया था। लेकिन अब कैसे है, अगर मैं एसबीआई बैंक का कस्टमर हूँ तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से भी पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बैंकिंग सिस्टम जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसको हर तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। इसके लिए मैं बैंक एसबीआई का अकाउंट होल्डर होते हुए भी मैं आईसीआईसीआई बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन पहले कैसा होता था, एसबीआई का कस्टमर एसबीआई के ही अकाउंट से विड्रॉ करेगा, इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। बट आजकल ये कंप्यूटर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि जिसके वजह से किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर किसी भी बैंक के एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ करके इवन बैंक स्टेटमेंट भी ले सकता है। अंडर ई बैंकिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंप्यूटराइज। ई बैंकिंग के अंदर पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर फॉलोज। कुछ उसके एलिमेंट्स है ई बैंकिंग के, वो एक बाय एक दिए गए हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जो मैंने अभी जस्ट बताया ना आप लोगों को, एटीएम मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन द सेंस वहाँ पर आप जाओगे, आप बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, बैंक ने आपको एटीएम कार्ड दिया हुआ है टू हैव अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर अकाउंट। एंड जब आप एटीएम में जाते हो, जब कभी भी आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसमें एन नंबर ऑफ ऑप्शंस देते हैं रिगार्डिंग द सर्विसेज। आपको क्या सर्विस चाहिए उस अकाउंट से रिलेटेड उस कस्टमर को, और जैसे ही आप क्लिक करते हो वो आपको एन नंबर ऑफ सर्विसेज देना शुरू कर देता है। जैसे चेकबुक रिक्वेस्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पिन चेंज करना उसके लिए हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, फिर अमाउंट विड्रॉवल हो गया, किसी किसी में अमाउंट को डिपॉजिट भी आप कर सकते हो, फिर फंड ट्रांसफ़र भी हो सकता है किसी किसी यहाँ पर अकाउंट में। तो बहुत सारे सर्विसेज हैं जो एटीएम के अंदर आप लोगों को देखने को अभी मिल जाएंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो कार्ड के ऊपर अगर आप देखोगे, जिसके पास एटीएम कार्ड है, अगर आप कार्ड के ऊपर देखोगे तो डिफरेंट बैंक अकाउंट के कार्ड पे एक चीज़ आप लोगों को मेंशन की हुई मिलेगी। जैसे वीज़ा कार्ड है, रुपे कार्ड है, मास्टर कार्ड। ठीक है, वीज़ा, रुपे एंड मास्टर, ये क्या होता है? ये कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमर बैंक से
डिटेल लेती है कस्टमर का और बैंक के बिहाफ में क्या करती है, उनको एटीएम कार्ड बना के देने का काम करती है। और वो एटीएम का जितना भी डेटा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चिप से कनेक्टेड होता है। तो पहले के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं होता था, बट आज के टाइम पे अगर आप किसी भी पर्सन का अगर आप एटीएम कार्ड देखते हो तो उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो चिप लगा हुआ है। उस चिप के अंदर सारा डेटा होता है, ठीक है। और उस डेटा के अंदर आप किसी भी बैंक अकाउंट पे जाकर, किसी भी एटीएम पे जाके आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस ये सर्विसेज आपको मिलता है। अभी एटीएम के बारे में आपको फुल फॉर्म पता है, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप लोग को ये फुल फॉर्म याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, इस वो ऑप्शन दे देंगे आपको, तो एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन है करके याद रहना चाहिए। एटीएम का देखते हैं हम लोग। द एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी, ठीक है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम क्या है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं है, जहाँ पर कस्टमर जाके उसको ऑपरेट कर सकता है पैसे निकालने के लिए और पैसे को डिपॉजिट करने के लिए भी, ठीक है। तो कोई कोई एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ सिर्फ होते हैं, पैसे डिपॉजिट नहीं होते। लेकिन आजकल ऐसे भी एटीएम आ रहे हैं जहाँ पर पैसे आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ये एक एडवांस सर्विसेज है जो एटीएम आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो सच एस बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर अ चेक बुक और अ बैंक स्टेटमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोग एटीएम में जाते हो और आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो विथ करेक्ट पासवर्ड डाल के एटीएम का, तो उसके जो स्क्रीन है ना एटीएम का, उस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपको आते हैं। आपको क्या ट्रांजैक्शन करना है वो बताइए। जैसे आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र करना है तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, चेकबुक की रिक्वेस्ट चाहिए तो चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए तो बैंक स्टेटमेंट कर सकते हो, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। नहीं तो कोई अगर एप्लीकेशन होगा तो वो भी ऑप्शन अगर है तो वहाँ पर भी अदर एप्लीकेशंस में भी आप जाकर और चीज़ें प्रोसीड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज अब आप लोगों को बैंकिंग के एटीएम के थ्रू आपको अवेलेबल होती है। नाउअडेज एटीएम्स ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कैश डिपॉजिट थ्रू सीडीएम, ठीक है, कैश डिपॉजिट मशीन। ये सीडीएम है ना, सिमिलर टू एटीएम होता है, लेकिन सीडीएम में कैसे होता है, पैसे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और सीडीएम में अगर आप जाके अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो सीडीएम में से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो एटीएम अगर है, ठीक है ना, तो एटीएम से सिर्फ पैसे विड्रॉ करते हो, लेकिन मैंने जो बताया पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीडीएम मशीन, ठीक है। आप लोगों को ये सीडीएम मशीन हार्डली दो या वीकेंड से दो तीन बैंक्स के फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीडीएम की फैसिलिटी देता है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी सीडीएम की फैसिलिटी देता है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी सीडीएम की फैसिलिटी देता है। तो कुछ चुनिंदा बैंक है, कुछ बैंक्स ऐसे जो सीडीएम की फैसिलिटी देते हैं, जहाँ पर कस्टमर जाता है अपने पैसे विड्रॉ करता है, प्लस उसको अगर अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं तो वो वही एटीएम कार्ड स्वाइप करेगा, पैसे डिपॉजिट का ऑप्शन क्लिक करेगा, कितने पैसे वो टाइप करेगा, मशीन का बॉक्स खुलता है, आप उसके अंदर पैसे डाल दो, मशीन का बॉक्स बंद हो गया, क्या कैलकुलेट करेगा, वो बताएगा 2000 डिपॉजिट है तो 2000 रुपये आ गया है, ओके करोगे तो आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा और इमीडिएटली आपको आपके अकाउंट मैसेज आ जाएगा कि 2000 रुपये डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। तो ये बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, बहुत बेटर सर्विसेज हम लोग बात कर रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, और कस्टमर्स ओरिएंटेड एंड कस्टमर्स रिलेटेड सर्विसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सीडीएम की फैसिलिटी है कैश डिपॉजिट मशीन की, ठीक है। आप अगर बैंक में, पहली बात तो ये आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए बैंक में जाकर, लेकिन अभी जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है वहाँ पर बैंक में आप लोगों को एक्सेस नहीं देंगे, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट काम है उसी के लिए बैंक में कस्टमर्स जाते हैं। सो राइट नाउ इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन टू गो टू द बैंक ऐसे ही कोई सी चीज़ के लिए, बट आफ्टर ऑल दिस जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा ऑल दोस कोरोना का, तो आफ्टर व्हेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बैंक जब होगा तो वहाँ पर आप जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अभी कार्ड के बारे में दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कार्ड के ऊपर एक सिमिलर चीज़ लिखी होती है। अभी इस कार्ड को आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो इसमें देखिए रुपे लिखा हुआ है, रुपे, ठीक है ना, ये रुपे है। ऐसे ही किसी किसी कार्ड पे मास्टर कार्ड लिखा होता है, ऐसे ही किसी किसी कार्ड पर वीज़ा लिखा होता है, ठीक है। तो मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, ये एक बोल सकते हैं एक ऐसी कंपनी है जो बैंक को ये कार्ड बना के देने का काम करती है एंड हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर। तो अगर मैं बोलूँ कि बैंक वाले एटीएम कार्ड दे रहे तो बैंक वाले नहीं वो कार्ड मैन्युफैक्चर किया है, ऐसा नहीं है। बैंक वाले वो कार्ड मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। उनके बिहाफ में कोई और कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर करके देने का काम करती है और उसका एक सिंबल लोगो आ जाता है, जैसे वीज़ा है, रुपए है, मास्टर कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो कार्ड के बारे में डिफरेंस समझना होगा। एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अभी आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट तो पता होगा क्योंकि आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो। डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट। बट एक है डेबिट कार्ड और एक है क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर जो अभी हम कंसेप्ट देख रहे हो वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। और इस कार्ड को अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर देखो ये ब्लू येलो कलर का आप देखोगे तो चिप लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप, ठीक है ना। माइक्रो चिप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप बोलते हैं। और इसी के अंदर कस्टमर का सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन होता है। इसको आप कहीं भी लेके जाओगे तो ये रीड करेगा, वो मशीन जहाँ पर आप स्वाइप करोगे वो मशीन इससे रिलेटेड डेटा रीड करेगा और आपको पूरा सर्विसेज देने का काम करेगा। उसके बाद अगर आप इस पर देखोगे तो चार चार डिजिट के यहाँ पर देखो चार अलग अलग चार डिजिट के चार अलग अलग रो, मतलब एक ही रो में लिखा हुआ है 600 डबल 4 टाइम 0 4 टाइम 0 000 1। तो ये क्या है, ये एक कार्ड नंबर है। जब भी डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उस पर ऐसे 6 डिजिट, चार चार डिजिट के चार बार ऐसे नंबर प्रिंट किए रहेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्ड नंबर। जब आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जाते हो तब वहाँ पर आपको पूछता है एंटर योर कार्ड नंबर, ठीक है। तो आप कार्ड नंबर कहाँ ढूंढोगे एटीएम पे। तो ये जो फॉर्मेट है 600 4 टाइम 0 4 टाइम 0 0001, तो ये जो है आपका ये कार्ड नंबर है। आपको क्या करना है, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, जब पे करने के लिए आप अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड निकालते हो तो आपको ये नंबर आपको टाइप करना, दिस इज़ योर कार्ड नंबर, ठीक है। और कार्ड नंबर के नीचे एक और नंबर होता है, वो होता है आपका एक्सपायरी डेट नंबर। एक्सपायरी डेट मतलब क्या, किसी भी चीज़ का जब मैन्युफैक्चरर होता है तो उसका एक्सपायरी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो जब ये कार्ड आपको मिला रहेगा तो इसका भी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, जैसे 04/25। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है। और 04 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 04 इज अप्रैल मंथ 2025/25 ना, 04/25। 04 क्या है, मंथ है, और 25 क्या है, ईयर है। तो 04/25 ये आपका क्या है, ये अप्रैल मंथ में 2025 में ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो आपका कार्ड एक्सपायर होने के 6 महीने 1 साल पहले ही आपको कंपनी ऑटोमेटिकली एक नया कार्ड डिलीवर करती है विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर न्यू एटीएम कार्ड बाय द कस्टमर। तो आपके रिक्वेस्ट भेजने के पहले कंपनी आपको 1 साल 6 महीने पहले आपको नया कार्ड सेंड कर देगी। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नंबर के नीचे, कार्ड नंबर के नीचे आपको एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वो भी आपको एंटर करना होता है। फिर जब आप इस कार्ड को पीछे घुमाओगे ना तो वहाँ पर CVV नंबर लिखा होता है, CVV, कैपिटल C कैपिटल डबल V, ठीक है। उसमें 3 डिजिट का नंबर होता है, 724 80 920 680 620 ऐसे करके नंबर लिखा रहता है। तो आपको जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इतने डेटा एंटर करने पड़ते हैं। जैसे कार्ड नंबर आपने इंटर किया, उसके बाद में एक्सपायरी डेट क्या है, 04/25 03/21 03/23 24 जो भी है आप डेट, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट लिख दो। फिर उसके बाद CVV नंबर आता है, 2-3 डिजिट का CVV नंबर होता है, वो आप एंटर कर दो 320 करके। और उसके बाद नेम प्रिंटेड ऑन द कार्ड। तो कार्ड पे क्या नाम प्रिंटेड है, राम कुमार, तो आप नाम राम कुमार डाल दोगे और प्रोसीड का बटन दबा दोगे तो आपका प्रोसीड हो जाएगा। और उसके बाद इस डेटा से रिलेटेड आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP डालोगे तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है।
तो चाहे आप एटीएम कार्ड यूज़ करो, चाहे आप चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ करो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, ये एक ट्रांजैक्शन मेथड है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी उसके बाद देख लेते क्रेडिट कार्ड क्या है इसके अंदर। क्रेडिट कार्ड इज़ अ पेमेंट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? पेमेंट कार्ड है जो पेमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज़्यादातर हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। इट अलाउज द कार्ड होल्डर टू पे फॉर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म्स। तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, डिफरेंट पेमेंट्स के लिए आप क्या करते हो? आप अपना क्रेडिट कार्ड उठाकर पेमेंट के लिए आप यूज़ करते हो। द इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर और यूज़। ठीक है, जो इशू करती है ना इस पर्टिकुलर कार्ड को, जो पर्टिकुलर बैंक इस कार्ड को इशू करती है ना, वो क्या करती है? कस्टमर का डेटा तो उनके पास ऑलरेडी होता है, तो कस्टमर उनके रेगुलर इनकम के बेस पे या उनके जो अकाउंट मेंटेन करते हैं अकाउंट पे, उस बेस पे कस्टमर को के लिए बैंक क्या करती है कि फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड के तौर पर देने का काम करती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज कस्टमर नीड नॉट कैरी कैश। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक तरीके से कन्वीनियंस मतलब कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को अब हार्ड कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर इस कार्ड ट्रांजैक्शन से कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट कर सकता है और कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड कैसे होता है? आपके क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करके देने का काम करता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड कैसे? आज अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो जब आपके पास पैसे आएंगे तब वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे जितने का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पैसे का किया रहेगा एक्सपेंडिचर। जैसे लाइट बिल भरा, 2000 रुपये का लाइट बिल भरा और भरने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, तो जब आपकी सैलरी आएगी या जब कभी भी आपको इनकम हो जाएगा तो उतने पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का यही सिस्टम है। एवरी टाइम योर मनी दैट इज़ बिन डिडक्टेड। ओके, तो ये क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। उसके बाद देखिए आपका एक नया कार्ड आ गया, सॉरी इसके बाद आपका एक नया कार्ड आ जाता है जिसका है कंसेप्ट है डेबिट कार्ड। हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में देख लिया। ठीक है, अभी क्रेडिट कार्ड के बारे में उसके बाद हम एक नया कंसेप्ट आ गया हमारा, ये है डेबिट कार्ड। ठीक है, अभी इस डेबिट कार्ड को ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ है। कौन से बैंक का ये डेबिट कार्ड है? ABC डेबिट कार्ड है। ठीक है, अभी इस पर भी देखिए चिप लगा हुआ है और उसके बाद इस कार्ड का नंबर लिखा हुआ है 6000 4x0 00001। तो ये कार्ड नंबर सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड नंबर है। ठीक है, फिर वैलिडिटी इसका देखिए 12/12 यानी 12वें दिसंबर 2012 में इसको इशू किया है और इसका वैलिड अप टू देखिए 11 यानी नवंबर मंथ में 2017 तक ये वैलिड है। यानी 2012 में ये कार्ड इशू हुआ है और 2017 तक ये कार्ड वैलिड है। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड पर भी आपका एक्सपायरी डेट और इशू डेट आपका प्रिंटेड होता है। अभी उस पर देखिए कार्ड नेम, कार्ड होल्डर नेम उस पर लिखा हुआ था, क्रेडिट कार्ड पे राम कुमार लिखा हुआ था, बट यहाँ पर नहीं लिखा है तो किसी भी बंदे का यहाँ पर नाम लिखा होगा। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? रुपए लिखा है, रुपए डेबिट कार्ड। अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? रुपए, यहाँ पर भी लिखा हुआ था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? रुपए लिखा हुआ है। तो ये डेबिट कार्ड जो होता है ना, नॉर्मली जो पर्टिकुलर बंदा जाता है बैंक में अकाउंट ओपन करता है, तो उस अकाउंट के ओपन होने के बाद कस्टमर को 3-4 चीज़ें बैंक वाला प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बैंक पासबुक देता है। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड आपको पासबुक मिलेगा। पासबुक के साथ आपको चेकबुक मिलेगा और चेकबुक के साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। डेबिट कार्ड का मतलब होता है ये कार्ड। डेबिट कार्ड को आप लोग एटीएम कार्ड भी बोल सकते हो। तो डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड इज़ वन एंड द सेम। ठीक है, तो डेबिट कार्ड और ये एटीएम कार्ड वन एंड द सेम है और आपको ये तीनों चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो आपको पासबुक मिलेगा, उसके बाद चेकबुक मिलेगा, चेकबुक के बाद आपको एटीएम कार्ड मिलेगा
और अब आप फ्री हो ट्रांजैक्शन करने के लिए। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, आपको चाहिए तो आप लिंक के थ्रू मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डेबिट कार्ड देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर डेबिट कार्ड एज सुन एज द अकाउंट इज ओपन बाय द अकाउंट होल्डर। तो आपको अभी अलग से एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अकाउंट ओपन होते ही आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, आपको अभी कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट द अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। अगर मैंने डेबिट कार्ड से किसी चीज़ के लिए पेमेंट किया है तो इमीडिएटली मेरे अकाउंट में से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ये डिफरेंस है। जैसे मेरे अकाउंट में, जब मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तभी मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हार्ड कैश भी अवेलेबल नहीं है और मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए या पैसे ज़रूरी है और मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड ये है कि आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अभी पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, आपके पास हार्ड कैश अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे किसी से पैसे लेने के बजाय आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे और जब कभी भी पैसे आएंगे तो वो पैसे ऑटोमेटिकली उस अकाउंट के लिए डेबिट हो जाएंगे। बट यहाँ पर जब डेबिट कार्ड की बात कर रहे हो तो डेबिट कार्ड में आपके पास अकाउंट में पैसे होने कंपलसरी है। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप अपना डेबिट कार्ड किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करिए। जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे, पेमेंट करोगे या जो भी होगा, इमीडिएटली उतने पैसे आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे 2000 के मैंने शूज़ मंगा लिए तो 2000 रुपये इमीडिएटली मेरे ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। सम बैंक ऑफर पर्सनलाइज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कुछ बैंक क्या करते हैं, पर्सनलाइज सर्विसेज डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए लेते हैं क्योंकि उनका बैंक ऑफर करता है उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं, फोर्थ वन है, चौथा है हमारा आरटीजीएस एंड नेफ्ट। ठीक है, आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसके लिए आपको दिमाग में होना चाहिए। एटीएम का क्या फुल फॉर्म है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, नेफ्ट का क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन है ना, इनको आपको याद रखना है, इसके फुल फॉर्म क्या है और एग्ज़ाम के में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आरटीजीएस का। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक मेथड है मनी ट्रांसफ़र करने का। अगर मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो कितने टाइम में पैसे पहुँचेंगे। जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक में मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मैंने अपने भाई को 5000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो वो 5000 रुपये उसको कब पहुँचेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए बट वो पहुँचेंगे कभी, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आरटीजीएस है ना, यानी रियल टाइम में मतलब क्या, इमीडिएटली जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन क्लिक किया वहाँ पर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी मेरे अकाउंट में से 5000 डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने भाई को 5000 सेंड किए, और जैसे मैंने यहाँ से डेबिट हुआ उसी टाइम पे, सेम टाइम पे उस मेरे भाई के अकाउंट में 5000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। यानी मेरे अकाउंट में इमीडिएटली डेबिट होगा तो एट द सेम टाइम पे 5000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए इसको बोलते हैं रियल टाइम। रियल टाइम मतलब क्या, इमीडिएटली द ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड। इसके लिए इसको बोलते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कोई चार्जेस नहीं, जैसे 5000 मैंने भेजा तो 5000 यहाँ से भेजा तो 5000 इमीडिएटली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 5000 का 5000 ही होगा। ऐसा नहीं कि बैंक ने अपना चार्जेस ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया 300 रुपये 200 रुपये, तो अभी 4800 ही 200 रुपये डिडक्ट कर लिया तो 4800 ही उसके अकाउंट में गए, ऐसा नहीं। रियल टाइम का मतलब इमीडिएटली, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब विदाउट डिडक्टिंग एनी चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांसफ़र द बैंक विल इमीडिएटली ट्रांसफ़र दैट मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर पर्सनस अकाउंट। तो इसके लिए इसको ग्रॉस सेटलमेंट भी बोलते हैं। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब जितना आपने भेजा है उतना आपके अकाउंट में जाएगा, और रियल टाइम का मतलब जैसे यहाँ से पैसे आपने भेजे इमीडिएटली उसके अकाउंट में पैसे गए। तो ये फुल फॉर्म और ये
सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरटीजीएस होता है, ठीक है। आरटीजीएस इज़ अ फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स और मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक। तो आरटीजीएस क्या है, ये कंसेप्ट है जहाँ पर हम लोग पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने का काम करते हैं ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस मैंने आपको समझा दिया। इट इज़ द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंक चैनल। ये एक बोल सकते हैं बहुत फास्टेस्ट मेथड है। जैसे सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वो ये मेथड अडॉप्ट करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लेकिन सामने वाले के ऊपर अगर विश्वास होगा तो ये आरटीजीएस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। रियल टाइम सेटलमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। आप जब ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके ट्रांजैक्शन में वेटिंग पीरियड नहीं होता, ठीक है। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे आपने किया तो 2 घंटे बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 3 घंटे बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, या फिर आपके सिस्टम में डेटा फीड होने के बाद उसके बाद आप 2 घंटे बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली जैसे आपने डेटा एंटर किया और अमाउंट प्रेस किया, इमीडिएटली वो चले जाएगा। देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड। द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एज सुन एज दे आर प्रोसीड। तो मैंने यहाँ पर डेबिट का प्रोसीड का बटन दबा दिया और इमीडिएटली सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो गया। द रिसीविंग बैंक हैज़ टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन 2 आवर्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज। तो इमीडिएटली आजकल तो ये 2 घंटे यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 घंटे नहीं होते, इमीडिएटली आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है आरटीजीएस के थ्रू, इमीडिएटली हो जाता है रियल टाइम पे। ग्रॉस सेटलमेंट में देखिए मीन्स ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। तो 1-to-1 बेसिस मतलब क्या, जैसे 4 से 5 के बीच में मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो 4 से 5 के बीच में अभी बैंक ये नहीं वेट करेगा कि कितने कस्टमर्स ने पैसे ट्रांसफ़र किए 4 से 5 के बीच में। अभी उन सारे लोगों का बंच बना के मैं ट्रांसफ़र करूँगा पैसे हर एक के अकाउंट में, ऐसा नहीं। इमीडिएटली जैसे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इमीडिएटली अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहे हैं, तो ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। विदाउट बंचिंग विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज ₹2 लाख। हाँ, आरटीजीएस यूज़ करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ तक आप दे सकते हो, वाइल देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर द ट्रांजेक्शन। तो कोई अपर लिमिट का कोई ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाउएवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक, और ये भी है कि कोई बैंक टू बैंक अमाउंट चेंज भी हो सकता है। तो मिनिमम 2 लाख तक आप कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस के थ्रू। और आरटीजीएस के थ्रू आजकल बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से पॉसिबल होते हैं, जैसे कि हम बात करें या हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आरटीजीएस कर सकते हैं। टैक्स पे करना है या किसी भी अदर मेथड के थ्रू अगर हमको कुछ पेमेंट करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को, या कहीं भी कोई भी चीज़, तो हम आरटीजीएस के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट कंसेप्ट है, ये है हमारा नेफ्ट का। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। Under the system, funds are transferred electronically from one branch to another branch or from one bank to the another bank in the country. नेफ्ट के मीडियम के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक बैंक के दूसरे बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी आरटीजीएस में भी पैसे ट्रांसफ़र की ही बातें हो रही है और नेफ्ट में भी पैसे ट्रांसफ़र होने की ही बातें चल रही है। द क्लाइंट हु हैज़ टू गिव डिटेल ऑफ नेफ्ट कोड ऑफ ब्रांच एन अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टू whom द मनी इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये जो नेफ्ट है, नेफ्ट में क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, ब्रांच, जिस बैंक के ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र करवाने उसका कोड और अकाउंट नंबर देना पड़ता है। जैसे अगर मुझे मेरे ग्रैंडपा को पैसे भेजने, तो मैं अपने ग्रैंडपा का बैंक अकाउंट प्लस वो कौन से ब्रांच में, ब्रांच जहाँ पर है उसका ब्रांच का कोड, ठीक है, आईएफसी कोड, ब्रांच का कोड प्लस ये जो ब्रांच और आईएफसी कोड सेम होता है एक्चुअली में, और अकाउंट नंबर और नाम प्रॉपरली लिख के एक पर्ची पे मैं दे दूंगा, और कितने पैसे लगाने हैं वो भी मैं बैंक के एम्प्लॉय को दे दूंगा, ताकि वो मेरा पैसा इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सके। एक स्लिप बुक आती है, स्लिप बुक को भर देने का, सामने वाले के बैंक अकाउंट डिटेल, ब्रांच कोड, ये सब एंटर कर देने का, और पैसा और स्लिप दोनों दे दोगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है,
और आपको प्रॉपरली स्टैम्प करके वो बंदा पैसे दे देता है। तो यानी आप जब यहाँ से पैसे भेज दोगे तो आप बता सकते हो, कंफर्मेशन दे सकते हो सामने वालों को कि मैंने पैसे लगा दिए हैं, आप अपने बैंक में जाकर चेक कर लेना, कल परसों में 2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पैसे क्या होते हैं, आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे सेंड करने हैं तो आपको उससे रिलेटेड बैंक का जिस बैंक का ब्रांच कोड आपको डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बेनिफिशियरी का नाम डालना है जिसको पैसे आपको पे करने हैं। द नेफ्ट सेटलमेंट टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ये जो नेफ्ट का जो ट्रांजैक्शन होता है, एक स्पेसिफिक आवर्स में कंप्लीट होता है, वो भी बैंकिंग आवर्स में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है इसके लिए, और उसी के अंदर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन नेफ्ट सिस्टम इज डन ऑन हाफ आवरली बेसिस। ठीक है, इंस्टेंट सेटलमेंट होना है फंड ट्रांसफ़र का तो हाफ आवरली बेसिस पे ये कंप्लीट हो जाएगा। देयर आर 24 हाफ आवरली सेटलमेंट बैचेस रन फ्रॉम 8 AM to 7 PM। तो 8 AM to 7 PM के बीच में आपका जो भी पैसा, जितने लोगों ने भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक आदमी से दूसरे आदमी को पैसा देने के लिए अगर लगाया है, सवेरे 8 बजे से शाम के 7 बजे तक वो कंप्लीट होगा। मतलब वो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में ये ट्रांजैक्शन डन होने का काम करते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आधा घंटा लिखा है, बट आप पौना घंटा, 1 घंटा और 2 घंटे कभी कभी भी लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो लिखा है और रियलिटी में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है टाइम में। ठीक है, यहाँ पर हाफ एन आवर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक्चुअल रियलिटी में जाके चेक करोगे तो थोड़ा लंबा टाइम जाता है। तो इसके लिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाफ एन आवर में ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, 1 आवर और 2 आवर्स में इट विल गेट कम्प्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 बजे से सवेरे शाम के 7 बजे तक आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो इन अ वीक, इन अ वर्किंग आवर। और 24 आवर्सली मतलब हाफ आवरली ट्रांजेक्शन डन होता है, यानी आपने पैसा भेजा तो आधे घंटे बाद उस अकाउंट पे क्रेडिट होगा, लेकिन मे भी हो सकता है पौना घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा भी लगे। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस इज दैट इन द केस ऑफ आरटीजीएस ट्रांसफर इज डन ऑन द ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में मतलब कैसे हो रहा है, ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे ट्रांसफ़र हो रहा है पैसे, वाइल नेफ्ट इज डन ऑन अ डिफर्ड नेट बेसिस। डिफर्ड मतलब क्या, थोड़े टाइम बाद जो बोलते हैं ना फ्यूचर पेमेंट एंड ऑल, वैसा। भाई ट्रांजेक्शन आर बंडल्ड टुगेदर, जब ट्रांजेक्शन एक बार बंडल हो जाएगा तब जाके वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के। यहाँ पर बंचिंग होता है, नेफ्ट में क्या होता है, बंचिंग होता है ट्रांजेक्शन का। इसके लिए ट्रांजेक्शन में जो पैसे आपने लगाए वो पहुँचने में सामने वाले के अकाउंट में टाइम लगता है, और आरटीजीएस में बंचिंग नहीं होता है, इसके लिए वहाँ पर टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, हमारा ई बिजनेस ई बैंकिंग का ये हमारा कंसेप्ट था। यहाँ पर हमारा ई बैंकिंग सर्विसेज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा। और भी चीज़ें हैं जैसे नेट बैंकिंग है, ठीक है, IMPS फैसिलिटी है, तो ये भी देख लेते हैं। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि नेट बैंकिंग आप लोग बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, URL पे टाइप करते हो www.unionbankofIndia.in, क्लिक करोगे आपको बैंक का वेबसाइट आ जाएगा। बैंक के वेबसाइट पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको दिए रहते हैं, जैसे लोन एप्लीकेशन, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, लोन दे सकते हो। फिर आप अपना अकाउंट का दूसरा बोल सकते हो, बहुत सारे अकाउंट ओपन कर सकते हो, डेबिट का सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हो, लॉकर फैसिलिटी के लिए अवेल कर सकते हो। तो बहुत सारे सर्विसेज आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग ले सकते हो। और मोबाइल बैंकिंग का मतलब होता है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंक वाले ऑफर करते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उस अकाउंट से रिलेटेड एक लिंक आपको बैंक वाले आपके मोबाइल पे सेंड करते हैं, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मोबाइल का एक ऐप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और देखते हैं। वाइल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग द क्लाइंट इज एबल टू ट्रांसैक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अगर नेट बैंकिंग है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, और आप अपने जो भी गैजेट्स अवेलेबल है आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इनेबल अ क्लाइंट टू चेक वेरियस ट्रांजेक्शन। इंटरनेट अगर फैसिलिटी है
इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप अपने बैंक के अकाउंट को जाते हो, क्लिक करते हो, कनेक्ट करते हो, तो बहुत सारे सर्विसेज आपको मिल जाती है। फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स, ट्रांसफरिंग फंड्स एक्सेट्रा, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बहुत सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हो। लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। मोबाइल बैंकिंग देखिए, मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग में क्या हो रहा है, मोबाइल का एक एप्लीकेशन, बैंक का एक ऐप आता है, मोबाइल में आपको लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है और उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी बहुत सारे सर्विसेज आपको अवेल हो जाते हैं। द क्लाइंट रजिस्टर विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट ए यूनिक कोड फॉर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को रजिस्टर करना पड़ता है बैंक के पास और एक यूनिक कोड मिलता है और हर बार उस कोड को एंटर करके ट्रांजेक्शन कर सकता है। द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजेक्शन सच एज अ रिक्वेस्ट ऑफ फॉर बैलेंस। ठीक है, ट्रांसफ़र फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक भी हो सकता है, इशू ऑफ चेकबुक भी हो सकता है, डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकता है। तो बहुत सारे सर्विसेज मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कस्टमर के पास अवेलेबल है। और लास्ट है IMPS फैसिलिटी। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। जैसे हम और आप एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे मुझे पेमेंट करना है किसी दोस्त को और इमीडिएटली करना है 4,000 5,000 रुपये का, तो मैं IMPS के थ्रू मैं उसको क्या कर सकता हूँ, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। दिस फैसिलिटी अलाउज द कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफ़र फंड्स टू एनी अदर बैंक अकाउंट। IMPS के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये जो मोबाइल बैंकिंग है ना, मोबाइल बैंकिंग में IMPS फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये जो फंड ट्रांसफ़र का वो सिस्टम जो है ये IMPS के थ्रू ही होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स अभी आ गए हैं ना, जैसे भीम पे, UPI पे, गूगल पे, ये भी IMPS सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये गूगल पे, भीम पे, UPI पे, फ़ोन पे, ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट आपको अपना बैंक अकाउंट क्या करना पड़ेगा, UPI, गूगल, भीम पे से लिंक करना पड़ेगा, या फिर आपके पास मोबाइल बैंकिंग का ऐप है तो उसके थ्रू भी IMPS के थ्रू भी आप पैसा सेटल कर सकते हो किसी दूसरे बैंक अकाउंट को। तो यहाँ पर हमारा ई बैंकिंग सर्विसेज का कंसेप्ट ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा इंश्योरेंस, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।